आज हम छठे भाव की भी चर्चा करें। लाल किताब ज्योतिष में कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। जो खेमचंद ने जो प्रश्न पूछा, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। एक भाव होता है, एक भाव का कारक ग्रह होता है। लाल किताब ने इसको जमीन और मकान मालिक के कंसेप्ट से समझाने का प्रयास किया है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे दो लोग मिलकर के एक मकान बनाते हैं। एक की जमीन होता है, एक का मकान होता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन वो तैयार करता है। ऐसे केस में फैसला दोनों मिलकर के करते हैं, पर ये स्थिति हर भाव में नहीं होती। जैसे कि आपका चौथा भाव, चौथे भाव में जमीन भी चंद्रमा की और मालिक भी चंद्रमा ही है। अब ये जो मालिक की हम जो बात करते हैं, जमीन की जो बात करते हैं, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत हुई। ऐसे समझ लीजिए, हर भाव को एक कारक ग्रह मिला है। कारक का मतलब है प्रोटेक्टर, यानी कि उस भाव की रक्षा करने की जिम्मेवारी उस ग्रह के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल, पहले भाव का जो स्वामी है, क्योंकि वहां पे मेष राशि फॉल करती है, तो वो मंगल है। अब यहाँ पर सूर्य क्या है? सूर्य पहले भाव का कारक ग्रह है। कारक का मतलब दिमाग में आना चाहिए प्रोटेक्टर। कोई नहीं बताएगा आपको, बहुत सिंपल, दिमाग में क्लियर हो जाएगा आपके। यानी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सूर्य की, कि जो जो पहले भाव से चीजें आती हैं वो डैमेज ना हो, वो खराब ना हो, उसकी रक्षा करना, उसकी सेफ्टी करना, ये सूर्य की जिम्मेदारी है। एक उदाहरण से समझते हैं। पहले भाव से हमारा सारा शरीर देखा जाता है, इसीलिए इसको तन भाव भी कहते हैं, शरीर भाव भी कहते हैं। अब इस शरीर की को बनाने की जिम्मेवारी तो मंगल की थी। अब शरीर बन गया, अब बनने के बाद उसको रक्षा करने की जिम्मेवारी सूर्य के पास आ गई। सूर्य जितना स्ट्रांग होगा कुंडली में, वो आपके शरीर की रक्षा करेगा। अब मुद्दा आता है जी, रक्षा किस चीज से? तो भाई, जो नेचुरल रूप से सबसे बड़ा जो खतरा है हमारे जीवन में, वो है हमारी बीमारियां। हम जब जब बीमार पड़ते हैं तो हमारे शरीर को डेंट लगता है और हम कमजोर होते हैं। और जो लोग लगातार बीमार रहते हैं, इसका मतलब बराबर उनको डेंट लग रहा है। इसका मतलब जो उसका डिफेंस सिस्टम है, जो उस जो उस भाव की रक्षा करने वाला सूर्य है पहले भाव की, कहीं ना कहीं कमजोर है। चाहे वो किसी ग्रह से पीड़ित है, चाहे कमजोर भाव में बैठा हुआ है, किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है, या किसी से टक्कर खा रहा है। अब जो डिफेंस सिस्टम कमजोर हो जाएगा, तो उस शरीर में बीमारी आना और जाना बहुत आसान हो जाएगी। अब सूर्य तो कमजोर हो गया साहब, अब मंगल पर आते हैं। अगर ऐसे में मंगल मजबूत हुआ, तो मंगल क्या है? हमारा खून। हमारा खून फिर भी शुद्ध होगा, और अगर हमारा खून शुद्ध होगा तो बहुत हद तक बीमारियों से फाइट करता रहेगा। अब इसको दूसरे तरह से समझो। जब तक सूर्य कमजोर नहीं होगा, कोई भी रोग आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरा चीज, हमारे शरीर को चलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है।
लाल किताब ने उस ऑक्सीजन का नाम दिया है बृहस्पति। जिस व्यक्ति को सांस सही ढंग से लेनी आती है, जो व्यक्ति श्वास को लेना और छोड़ना सही ढंग से जानता है, समझो उसका बृहस्पति अच्छा है। और जिसका बृहस्पति अच्छा है, ना तो उसको मोटापा आएगा, ना ही कफ के रोग आएंगे, ना ही डायबिटीज आएगी, ना ही ब्लड प्रेशर आएगा, क्योंकि बृहस्पति उसका ठीक है, तो ये बीमारियां हमारे पास नहीं आ सकती। तो दूसरा सिस्टम हमारे पास आ गया गुरु। गुरु हमारे कुंडली के 5 भावों का कारक है। मैं सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूं, आपको खूब समझा रखा है। दूसरा भाव का कारक है, 5वें भाव का कारक है, 9वें भाव का कारक है, 11वें भाव का कारक है और 12वें भाव का कारक है। तो 5 भाव हो गए। आप सोचो, कुल 12 भाव में से 5 भाव तो ऐसे हैं जिनका कारक ग्रह अकेला गुरु है। यानी कि गुरु एक ऐसा ग्रह है जिसको सबसे ज्यादा भावों का कारक तो प्राप्त है। ये मैं लॉजिकल बात बता रहा हूं आपको, जो सिस्टमैटिक वे से। अब 5 तो भाव ये हो गए, और एक भाव ऐसा मिलेगा जहां पर गुरु बैठा होगा, और गुरु जहां पर बैठा होगा फिर उसकी कई दृष्टि भी पड़ रही होगी। तो एक गुरु एक ऐसा ग्रह है जो कुंडली के सबसे ज्यादा भावों पर अपना इम्पैक्ट दिखाता है। यही कारण है लाल किताब कहती है पहला स्थान इसको दे दो भाई। पूरी कुंडली में तो गुरु ही छाया हुआ है, इससे ज्यादा पावर तो किसी को दी ही नहीं गई है। अगर गुरु अच्छा तो ज्ञान अच्छा, ज्ञान अच्छा तो विचार अच्छे, और विचार अच्छे तो श्वास लेना और छोड़ना तुम्हारा अच्छा। जब हम किसी से दुश्मनी बांधते हैं, जब हम गुस्सा करके दिखाते हैं, जब हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उस समय कभी अपनी श्वास को देखना। हार्ट की पल्स रेट बढ़ जाएगी। पल्स रेट बढ़ने का मतलब समझो, श्वास छोटे छोटे आ रहे हैं। लिया श्वास गले तक भी नहीं पहुंचा, इतनी देर में निकल भी गया, लिया और छूट गया। नियम कहता है कि श्वास बहुत गहरे तक जाना चाहिए, कम से कम ये आपके डायाफ्राम के निचले हिस्से तक तो जाना चाहिए। अगर जब भी श्वास धीरे धीरे डायाफ्राम के नीचे नीचे हिस्से तक जाएगा, उस समय आपका पल्स रेट सामान्य होगा, आपको कोई गुस्सा नहीं आ रहा होगा, आपको कोई गलत विचार भी नहीं आ रहा होगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये श्वास गहरे में जाएगा, तो ये आपके शरीर में शुद्धि पैदा करता है। ध्यान रहे, हमारे शरीर की शुद्धि जभी होगी जब श्वास ठीक जाएगा। जब श्वास ठीक जाएगा, उस समय आप चाह करके किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकते। और जब हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, तो उसका सकारात्मक प्रभाव हमारी हेल्थ पर पड़ता है। ये कारकों की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं कि जमीन किसकी थी कि मकान किसका था। सिंपल एक चीज याद कर लो, 12 राशियां, 12 राशियों के स्वामी। आप भी मेष राशि के, मैं भी मेष राशि का, भगवान श्री हरि विष्णु जी भी मेष राशि के, भगवान राम भी मेष राशि के, सारे कर दो मेष राशि के। जब मेष राशि के हो गए, तो अब आपको हर भाव के स्वामी का पता लगाना आसान। आपकी शादी का मालिक भी शुक्र, मेरी शादी का मालिक भी शुक्र, क्योंकि अपन सब तुला राशि आगे सप्तम भाव में। कितना सिंपल हो गया। परंतु यहाँ पर कंसेप्ट है, जो मेन जो गेम है ना, वो कारकों का है।
और कारकों की स्थिति को सही सही पहचानने का है। और जब लक्षण मिलाकर के समझना है कि कौन सा ग्रह कमजोर पड़ा है और कौन सा बहुत अच्छा पड़ा है। जो ग्रह कमजोर है वो अपनी कारक चीजों में भी दिक्कत डालेगा और जहां पर बैठा है वहां पर भी दिक्कत पैदा करेगा। जो ग्रह अच्छा है वो अपनी कारक चीजों की वृद्धि करेगा और जहां पर बैठा है वहां पर भी फायदा करेगा। इतना सा सिंपल लॉजिक। फिर भी हम ज्योतिष में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? हमारा अपना लालच, हमारे देखने का चश्मा, हमें अपने सिवा कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए घूम घूम करके हम पता करना चाहते हैं कि हमारा फला ग्रह फलानी जगह बैठा है तो क्या हो। अब उस चक्कर में ये बुरी बात नहीं है, करो, पर 20 जगह हम फटाफट 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 देखने शुरू कर देते हैं। और 20 राइटर की बुक देखेंगे तो हर आदमी जिस कॉन्टेक्स्ट में अपनी बात को कहना चाह रहा है वो आपको समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ज्योतिष की व्याकरण तो पकड़ में ही नहीं आई। जब आपको व्याकरण पकड़ में नहीं आई तो आप उस राइटर का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे ही नहीं कि उसकी क्या मंशा है, वो बात कहने की क्या मंशा है। जब मंशा समझ में जब आ जाएगी, जब आपको व्याकरण आएगी। और ये हम व्याकरण सिखाने का ही काम कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया? बहुत सिंपल। आज से जमीन और मकान के झगड़े में मत पड़ना। इस संसार में झगड़े के 3 कारण, जर जोरू जमीन है, तो इसके झगड़े में मत पड़ो। आज यहीं से शुरू कर लेते हैं, झगड़े से ही शुरू कर लेते हैं। फिर छठा भाव झगड़े का ही है। छठे भाव का मतलब ही है लड़ना, फाइट करना। और हम जिंदगी में फाइट कब करते हैं? 2 स्थितियां होती हैं, या तो हम फाइट में होते हैं या प्यार में होते हैं। और फाइट करना हमारी मजबूरी है। फाइट करना हमारी मजबूरी है। अगर जो भी इंसान इस संसार में आया है, फाइट तो उसे करना पड़ेगा। जो जितना बड़ा फाइटर, वो उतना ही बड़ा इतिहास बनाता है। एक लाइन में कहूं तो योद्धा ही बनाते हैं नया इतिहास। छठा भाव आपकी फाइटरशिप को दिखा। परंतु कई बार जो ओवर प्रोटेक्टेड लोग होते हैं, वो इस भाव को बड़े ही गलत नजरिए से देख जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमें लड़ाई झगड़ा झंझट फसाद हमें नहीं चाहिए। अरे भाई, हम भी मानते नहीं चाहिए। बाजार से कौन खरीद के लाता है? ये तो आ जाता है और लड़ना पड़ता है। छठे भाव से मुकदमा देखा जाता है। कौन चाहता है मुकदमा हो जाए, एफआईआर दर्ज हो जाए? कोई नहीं चाहता, पर कई बार करनी भी पड़ जाती है और हो भी जाती है। दोनों ही बातें हो जाती है तो भी लड़ना पड़ता है, करनी पड़ती है तो भी बराबर की फाइट देनी पड़ती है। तो छठा भाव आपके मुकदमेबाजी का है। पर जब मुकदमेबाजी जिससे भी हो जाएगी, अंडरस्टूड बात है, वो हमारा मित्र तो नहीं होगा। जिस दिन मुकदमेबाजी शुरू हुई, मित्रता तो उससे पहले ही खत्म हो गई। जब बंदे ने हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवाई, तो वो आज से हमारा क्या हो गया? एनिमी हो गया, हमारा शत्रु हो गया। इसलिए छठा भाव शत्रु भाव कहलाता है। अब इसका काम क्या है छठे भाव का? छठे भाव का एक ही मकसद रहता है, आपको पाताल में ले जाने का काम कर। इसीलिए इसको पाताल लोक का भाव भी कहते हैं। इसके साथ ज्यादा मटरगस्ती करी तो ये सीधा पाताल लोक में ले जाता है। अब पाताल लोक तो अपने को नहीं समझ में आता, क्योंकि ये तो अपने शास्त्रोक्त शब्द है। पाताल तो किसी ने देखा नहीं।
हमारे पुराणों में पाताल लोक की व्याख्या की गई है। पाताल लोक जमीन के नीचे, और वो कितना नीचे? बहुत नीचे, बहुत गहरे स्तर के ऊपर। अगर छठे भाव को हम दो तरह से देखें, एक तो फिजिकल रूप में देखें तो छठे भाव से हम क्या देख रहे हैं? मुकदमेबाजी देख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं, और बीमारियां देख रहे हैं। रोग जो आते हैं, बीमारियां जो आती हैं, छठे भाव से आती हैं। कर्जा भी छठे भाव से देखते हैं। अब ये सारी चीजें क्या है? ये तो मानसिक तनाव देने वाली चीजें हैं कि नहीं है? अब ये जीवन में जितनी ज्यादा मात्रा में हमारे पास आ जाएंगी, उतनी जिंदगी में टेंशन बढ़ जाएगी। और ये टेंशन टूंशन खाली टेंशन टूंशन नहीं दे रही, ये आपको जमीन के नीचे खींच के ले जा रही। अपन तरक्की नहीं कर सकते। जिसने भी तरक्की उन्नति करनी है, उसको लड़ाई झगड़े से दूर रहना पड़ेगा। जिस देश को प्रोग्रेस करनी है, उसको युद्ध नहीं करने होंगे। जो भी देश युद्ध में लगे रहते हैं, वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि युद्ध इंसान को पाताल लोक में लेके जाता है। ये हमेशा कंसेप्ट ध्यान रखना। अब अगर वैसे देखें तो कर्जदार आदमी, मुकदमे वाला आदमी, ये बेचारा नीचे की तरफ ही जाता दिखाई देता है, हमें ऊपर बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता, नीचे की तरफ दिखाई देता। पर अगर दूसरे रूप से देखें, अगर हम इसको फिलॉसफिकल रूप से छठे भाव को देखें, तो छठा भाव है गहरी सोच रखने वाला व्यक्ति। गहरे अनुभव को प्राप्त हुआ व्यक्ति, जिसने गहराई में जाकर के अनुभव प्राप्त जीवन में कर लिया। अब गहरा अनुभव तो वही प्राप्त कर लेता है जिसका इन चीजों से पाला पड़ जाता है। तो गहराई की सोच रखने वाला व्यक्ति, या आप दूर, ऐसे उसे ये भी कह सकते हो, दूरदृष्टि रखने वाला व्यक्ति, अर्थात दूर की सोचने वाला, दूर तक देख लेने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति जो है, वो भी छठे भाव की ही ताकत है। छठे भाव की और क्या खासियत है? छठा भाव विश्लेषण का भाव है। इट्स अ हाउस ऑफ एनालिसिस, इसलिए इसको हाउस ऑफ कंपटीशन भी कहते हैं। आपके कंपटीटर कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, कम होंगे कि ज्यादा होंगे, छठा भाव ही डिसाइड करेगा। बहुत सिंपल है। हम कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, अगर हमारा विश्लेषण क्षमता अद्भुत नहीं होगी तो समस्या खड़ी हो जाएगी। हम व्यापार के अंदर भी कंपटीशन का बड़ा सामना करते हैं। हर आदमी काम करता है, रोजगार करता है, तो उसके जैसे ही काम करने वाले लोग उसके कंपटीटर कहलाते हैं। इन कंपटीटरों से कैसे मुकाबला करना है, इस बात का ज्ञान छठा भाव देता है। समझ गए बात? अब देखो पुस्तकों में क्या अंतर होता है। कई जगह हो सकता है पुस्तक में लिखा मिले लाल किताब में कि व्यापार का ज्ञान कराने का काम छठा भाव करता है, और वो बात अधूरी लिख गए। व्यापार करवाने का नहीं, व्यापार में अपने कंपटीशन से कैसे जीतना है, कंपटीशन से ऊपर आना है, अपनी मोनोपोली कैसे स्थापित करनी है, ये चीज छठा भाव बताता है। छठा भाव साथ में ये और बताता है कि आप नौकरी कैसी करेंगे। ये नौकर का भाव है, इसीलिए इसको नौकरी का भाव कह देते हैं। वैसे तो ये हाउस ऑफ सर्वेंट, हम कितने अच्छे नौकर बन सकते हैं, ये छठा भाव ही डिसाइड कर। अब ये किसी जमाने में हमारे देश में नौकर शब्द बुरा बहुत माना जाता, और नौकरी को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। कहते थे कि अपना ही काम करेंगे, तो इसीलिए इसको
छठे भाव में डाला गया है। छठे भाव को दुख स्थान भी कहता है वैदिक ज्योतिष, कि ये दुखों का स्थान है। इस छठे भाव से दुख आते हैं। छठा भाव हमारे आंतरिक शत्रुओं का भी है। जो हमारे आंतरिक शत्रु, 6 आंतरिक शत्रुओं के बारे में बात करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मद। ये 6 शत्रु हैं जो हमारे अंदर पाए जाते हैं। और बाकी जो शत्रु बाहर के, उन्हें तो आप देख सकते हो। छठा भाव आपकी वो प्रार्थना है जो आप चुपचाप गहरे में करते हो और उसके बदले में आपको परमेश्वर मदद पहुंचाता है। इसे खुदाई मदद का भाव भी कहते हैं, अर्थात चुपचाप कोई ना कोई मदद करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी में जब बुरा समय होता है, बुरे से बुरा समय चल रहा होता है, जब भी एक आदमी हमारे पास कोई ना कोई ऐसा खड़ा होता है जो मदद के लिए तैयार खड़ा हो। आप उम्मीद सोचो, आप में से किसी ने मुकदमा झेला हो, उस मुकदमे में साथ जाने के लिए वकील के से मिलने के लिए भी एक आदमी साथ गया होगा। कोई भी हो सकता है, वो आपका भाई हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, दोस्त हो, कुछ भी हो सकता है। आपकी तमाम लोगों से दुश्मनी हो गई होगी, फिर भी एक आदमी चुपके चुपके आपकी मदद कर रहा होगा, आपको बचाने का प्रयास कर रहा होगा। और मुसीबत के समय वो कौन आदमी उभर करके आएगा, ये आप भी नहीं जानते, पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आ जाएगा। ये छठे भाव का करामात है। पर जिनका छठा भाव बिल्कुल खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है, समस्या उनके साथ आती है। समस्या इस बात में नहीं कि जिंदगी में तुम्हें मुकदमा झेलना पड़ेगा, समस्या इस बात में नहीं कि तुम्हें बीमार होना पड़ेगा, समस्या इस बात में नहीं कि तुम्हारे दुश्मन खड़े हो जाएंगे। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। जिंदगी में राइज करने के लिए तुम्हारे दुश्मनों का होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे दुश्मन नहीं तो तुम जिंदा भी नहीं, तुम्हारे दुश्मन नहीं तो तुम ऊपर उठ के खड़े भी नहीं हो सकते। तो ये होना बहुत जरूरी है। और समस्या क्या है? छठा भाव बर्बाद नहीं होना चाहिए। छठा भाव बर्बाद हो जाएगा तो उनसे लोहा लेने के लिए आप में ताकत नहीं होगी, उनसे मुकाबला करने के लिए तुम में हिम्मत नहीं होगी, और कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। उस समय बड़ी समस्या खड़ी होगी। अगर तुम्हारे पास मुसीबत आ जाए और हर कोई तुम्हारी मदद कर रहा हो, उस समय हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहा हो, तो आपको बहुत जल्दी मुसीबत से बाहर निकाल लाते हैं लोग। परंतु वहीं पर लोग अगर साथ ना दे, कोई भी खड़ा ना हो, तो फिर वो समस्या, छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। छठा भाव किन लोगों का खराब होता है, थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं। छठे भाव में कन्या राशि फॉल करती है और उसके स्वामी होते हैं बुध ग्रह। अब लाल किताब कहती है जो ये बुध ग्रह है, ये है बहन, बेटी, भुआ और मौसी। बहन, बेटी, भुआ, मौसी, बुध ग्रह से संबंध है। पहली बात तो ये आबाद होने चाहिए, ये बर्बाद नहीं होने चाहिए। अगर ये बर्बाद है तो तुम्हारा छठा भाव तो वैसे ही सीवियर हो गया। बार बार मुसीबतें आएंगी जिंदगी में, बार बार बीमारी, बार बार दुश्मन, बार बार मुकदमेबाजी, बार बार एक्सीडेंट का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह से छठा भाव ननिहाल का है। छठे भाव से संबंध हमारे मामा का, बुआ का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है। कभी बुआ से ना बिगाड़ें, बुआ के बच्चों से ना बिगाड़ें, इनसे झगड़ा ना करें।
अपने मामा से ना बिगाड़ें, मामा के बच्चों से ना बिगाड़ें। मामा चाहे गरीब ही क्यों ना हो, मामा का साथ दें, और गरीब मामा का तो विशेष रूप से साथ दें, क्योंकि आपके ग्रहों के कारण ही बेचारे मामा को दंश झेलना पड़ रहा है। अगर ये रिश्ते हमारे हम इनसे बना करके नहीं रखते, तो छठा भाव हमारे लिए वास्तव में परेशानियां लेकर के आता है। तुम्हारे जीवन में चाहे 100 दुश्मन खड़े हो जाएं, और अपने इस जीवन में 100 दुश्मन या 100 कंपटीटर तो बना के रखने चाहिए अगर जिंदगी में राइज करना है। और साथ में अपने मामा को भी बना करके रखना चाहिए, अपनी बुआ से भी बना के रखनी चाहिए। बहन बेटी का कभी खाना नहीं चाहिए, बहन बेटी को देने का प्रयास करना चाहिए। मुद्दा ये नहीं कि तुम क्या दे रहे, मुद्दा ये है कि तुम दे रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देने की श्रद्धा भाव आपके छठे भाव को ठीक ठाक कर देती है, और फिर आपको फाइट करने में भी मजा आएगा, मुसीबतों से बाहर निकलने में भी मजा आएगा। बार बार फंसोगे, बार बार निकल के बाहर आ जाओ, फिर तो आपको मुसीबतें भी ऐसे लगने लगेंगी, कोई बात नहीं कि इसके तो अपन मास्टर हो गए। तो छठा भाव आपको मुसीबतों का मास्टर बना देता है, एक्सपर्ट बना देता है, और तुम्हें इतना तेज तरार बना देता है कि सामने वाला अगर तुमसे उलझ जाए तो समझो उसकी जिंदगी का गलत रॉन्ग नंबर डायल हो गया है। वो बेचारा सोच में पड़ जाता है कि किससे मुकाबला हो गया यार, ये आदमी तो कुछ ज्यादा ही एडवांस है, कुछ ज्यादा ही तेज है। तो क्योंकि तुम्हें तो मास्टरी प्राप्त है इन चीजों की। पुलिस से वालों से कैसे बात करनी है, थाने में जाके कैसे बात करनी है, और दूसरे को कैसे अकल टिकाने लगानी है उसकी, कोर्ट केस कैसे करना है, कौन सा वकील करना है, कर्जा कब लेना है, कर्जे का सही उपयोग कैसे करना है, ये ज्ञान छठा भाव देता है। और जब छठा भाव बिगड़ा हो, ना तो उससे कर्जा सुलटता, ना कर्जा सुलटाने का हिसाब किताब उसमें बनता। जो लोग कर्जों में फंस जाते हैं, उन्हें इन रिश्तों की तरफ ध्यान देना होगा, और उन रिश्तों को बना करके रखना पड़ेगा। अगर प्रश्न ये उठता है कि अगर ये दोनों ही रिश्ते ना हो, ना अगले के बहन है, ना बेटी है, ना बुआ है, ना मौसी है, ना मामा है, फिर आपको बुद्ध से संबंधित चीजें होती है, उनकी पालना करनी होती है। जैसे बकरी है, बकरी बुद्ध की चीज है, इसकी पालना करो। तोता है, मैना है, इनको कुछ खाने को दो। कहीं ऐसे पार्क में जाओ जहां पर तोते बहुत आते हो, उनको मुक्ति दाना जो होता है मीठा, वो खिलाओ तोतों को सुबह सुबह। आपका छठे भाव से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तोतों को ये चीज खिलाना शुरू कर दो, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा, मुसीबतें कम होनी शुरू हो जाएंगी। ये छठे भाव से देखते हैं। छठा भाव घर गृहस्थी का साधुपन है। घर गृहस्थी का साधुपन का मतलब क्या है? इट्स अ सेपरेटिव हाउस। पति पत्नी का अलगाव, पति पत्नी का सेपरेशन, एंड स्पिरिचुअल सेपरेशंस आल्सो कम्स फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस। परंतु अगर इस यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ जाए तो पति पत्नी अलग भी हो जाते हैं, तलाक भी हो जाता है। अगर तलाक को देखना है तो भी छठे भाव का अध्ययन बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो छठा भाव याद रखें, जहां एक तरफ ये नौकरी लगाने का भाव है, वहीं पर ये पति पत्नी के बीच के अनबन का भी भाव छठा भाव ही है। इस चीज को हमें समझना होगा। जो हम छोटे छोटी घरों में कई बार गमलों में साग सब्जियां उगा लेते हैं, पालक उगा लिया, मेथी उगा ली, टमाटर के पेड़ लगा लिए, या फूलों वाले छोटे छोटे पौधे लगा लिए जिसमें फूल बहुत आते हों, इनका संबंध भी छठे भाव से ही है। और वैसे गेंदे का फूल हो गया, इसका भी संबंध बुध ग्रह से ही है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें हमेशा ध्यान में रखनी होंगी,
घर में कितने नौकर चाकर होंगे कि नहीं होंगे, ये छठे भाव से ही पता चलता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। छठे भाव में आपका लीवर है। अब मेरे से आगे आगे लिखे जा रहे हैं। पिजन जी, पिजन्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाई, हाँ गुलाटी साहब बिल्कुल। देखिए, मैं किताब लेकर के नहीं पढ़ाता हूँ। हो सकता है कोई शब्द रह जाए, कोई वाक्य रह जाए, ये बड़ी संभावना रहती है। आप कहो, क्योंकि मुझे किताब लेकर के बैठने की आदत नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है, फिर किताब से आदमी बंध जाता है कि फिर वो उतना ही बोल पाता है जितना किताब में लिखा होता है। ब्रेन है ना हमारा, फिर फंस के खड़ा हो जाता है, ना दाएं जाता ना बाएं जाता। अच्छा, ऐसा नहीं है मैंने ये अभ्यास नहीं किया, मैंने ये अभ्यास करके देखा है, किताब रख करके भी पढ़ा करके देखा है। पर मुझे लगता है कि फिर मैं कम दे पाया हूँ। मैं जो जहाँ बहता रहना चाहता हूँ, उस हिसाब से चलता रहना चाहता हूँ, और मुझे उसी तरीके से आनंद आता है। तो कबूतर आ जाएगा, चिंता ना करो। जब तोता मैना आए तो कबूतर भी आ जाएंगे। 15 सालों का एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस पर कम से कम जो है आप उम्मीद बना के रख सकते हो। हैं? छठा भाव जो है हमारे शारीरिक अंगों में, जैसे लीवर हो गया, हमारी आंतें हो गई, पैनक्रियाज हो गई, मैक्सिमम जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, उनका संबंध भी छठे भाव से है। जब भी छठा भाव डिस्टर्ब होगा, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, वो क्या होगी? लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, फैटी लीवर हो जाना, और कई तरह की बीमारियां होती लीवर की। आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, कॉन्स्टिपेशन बने रहना, या लूज मोशन हो जाना, डायबिटीज हो जाना, ये सारी की सारी बीमारियां जो हैं, लाल किताब के अनुसार छठा भाव या बुध ग्रह या केतु ग्रह है। क्योंकि छठे भाव में केतु जो ग्रह है, छठा भाव उसका हेडक्वार्टर बोलते हैं वो लोग। यानी कि बुध और केतु दोनों मिलकर के डिसीजन लेते हैं छठे भाव के बारे में। जब बुध, केतु और छठा भाव डिस्टर्ब होते हैं तो ये बीमारियां पैदा होती हैं। क्लियर हुआ? वास्तु के हिसाब से आपने देखा होगा कि घरों में आजकल बेसमेंट बनाने का भी बड़ा रिवाज है। किसी समय तहखाने बनाए जाते थे, आजकल बेसमेंट बना दिए जाते हैं। वैसे वास्तु बेसमेंट को अच्छा, बहुत अच्छा नहीं मानता। फिर भी बेसमेंट अगर देखना हो कुंडली से तो छठे भाव से देखना। ये सिंपल सा मेथड मैंने आज आप लोगों को छठे भाव से बता दिया। छठे भाव में अगर बुध आ जाए, क्योंकि वहां पे वो उच्च का हो जाएगा, केतु आ जाए, तो फिर इन ग्रहों का इलाज डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सूर्य आ जाए, मंगल आ जाए, बृहस्पति आ जाए, शनि आ जाए, ये चार ग्रह जो होते हैं, इनका उपाय किया जा सकता है अगर यहाँ पर प्रॉब्लम डाल रहा हो तो अब याद करने लायक क्या बात है छठे भाव में? छठे भाव में याद रखने लायक एक बात है कि यहाँ पर बुध उच्च के हो जाते हैं और शुक्र ग्रह नीच के हो जाते हैं। यानी कि शुक्र नीच राशि का माना जाएगा।
और जो कि घर गृहस्थी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। छठे भाव में राहु को भी बड़ा ही स्ट्रॉन्ग माना गया है। तो लाल किताब के अनुसार क्या बात निकल करके आई कि बुध और राहु दो ग्रह छठे भाव में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सर वो 4 ग्रह बताइए ना जिनका आप बोले इलाज कर सके, एक बार प्लीज रिपीट कर अच्छा, दीजिए। लिखिए, नोट कीजिए। मंगल, बृहस्पति, सूर्य और शनि। सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि, इसका इलाज किया जा सकता है। क्रिस्टल क्लियर बात हो गई। आप में से छठे भाव से रिलेटेड कोई बात, सिर्फ 6th हाउस से रिलेटेड कोई बात दिमाग में है तो पूछ लीजिए, फिर नहीं तो आगे बढ़ेंगे। हाँ खेमचंद। सर आपने चंद्रमा के बारे में कुछ नहीं बताया, बाकी सबका तो बता दिया। अच्छा, तो आप बता देते हैं, पूछ लिया तो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। चंद्रमा यदि छठे भाव में हो तो यहाँ पर एक सावधानी रखनी होती है कि हमें भूल करके भी लिक्विड चीजों का दान नहीं करना है। जैसे पानी का प्याऊ नहीं लगाना, पानी का प्याऊ नहीं लगाना, लिक्विड दवाइयां किसी को मुफ्त में गरीबों में नहीं बांटनी। अब जैसे गर्मियों के दिन आ गए हैं, आजकल तो खैर सीधा वाटर कूलर लगाने का जमाना आ गया है, पर पहले क्या करते थे, मटके रख दिया करते थे बाजार में, मार्केट में, ताकि लोग प्याऊ पे पानी पी सके। तो आपस में मार्केट वाले लोग कुछ आपस में चंदा कर लिया करते थे। तो इस तरह के चीजों में नहीं जाना है जिनके भी छठे घर में चंद्रमा हो। तो वैसे छठे घर का चंद्रमा डॉक्टरी के लिए बहुत अच्छा माना गया है, या रिश्वत के पैसे के लिए भी अच्छा माना गया है, क्योंकि दूसरे भाव से हम इज्जत के साथ कमाया हुआ धन देखते थे। छठे भाव में हम रिश्वत के द्वारा कमाया हुआ धन देखते हैं। यानी कि दूसरों के दुख से जो पैसा अर्जित होता है वो भी छठे भाव से ही देखा जाता है। ऐसे में चंद्रमा किसी का हो छठे में तो उसको इन चीजों का दान वगैरह नहीं करना चाहिए। ठीक है। वैसे भी खेमचंद, मैं ग्रहों के बारे में इकट्ठा बाद में सबको कराऊंगा। अभी मेरे भाव चल रहे, मैंने शुरुआत में कुछ गलतियां की थी तो अब उसको सुधार रहा हूं ना मैं, कि पहले बहुत सारी चीजें एक साथ बताने की कोशिश कर दी, उससे स्टूडेंट कंफ्यूज ज्यादा हो गए। तो प्रश्न इतने ज्यादा हो जाते थे कि वो पूछो ही मत, और हर आदमी अपनी कुंडली के पीछे लगा रहता था। तो मैंने कहा ये चीज गलती मेरे से हुई है तो सुधारूंगा मैं। तो मुद्दा अभी मैं ये नहीं बता रहा कि सूर्य छठे में कैसा होगा, कि मंगल छठे में कैसा होगा। ये तो कोई बात पे बात आ गई तो बोल दिया। बाकी अभी 12 भाव हो जाने के बाद हम ग्रहों की चर्चा करेंगे। फिर करेंगे कि सूर्य पहले में आएगा तो क्या करेगा, दूसरे में आएगा तो क्या करेगा, तीसरे में आएगा, और वहीं की वही रेमेडी कैसे बनेगी उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे जब आप सभी का नंबर आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रह कहीं तो बैठा मिलेगा ही, जब अपने 12 भाव की यात्रा करेंगे तो सबका नंबर आ जाएगा उस तरीके से। इसलिए कहता हूँ धैर्य रखो। तो इसलिए छठे भाव से रिलेटेड कोई बात है तो पूछो। राखी जैन जी। प्रणाम सर। प्रणाम। सर मैं ये पूछना था, आपने बोला कि बेसमेंट का जो भी हम कंसेप्ट देखते हैं, जो भी बनाना हो तो हम 4 हाउस से देखते हैं। तो सर 6th जैसे हाउस। जिसका घर होता है, जिसके नाम से प्रॉपर्टी होती है, उसका 6th हाउस देखना होता है अच्छा, या? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। लोगों में ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि घर के नाम से क्या जी। किसी ने लिखा भी था एक बार, शायद निफेज हमारी उस पे लिखा था, यूट्यूब चैनल पे लिख दिया कि जो है एक घर में 4 सदस्य हों तो क्या करें जी।
आपने बता दिया कि ईशान दिशा बढ़िया जी, पर किसी के लिए साउथ बढ़िया जी, तो कैसे डिसीजन कैसे लें? तो 4 सदस्य है, हर आदमी समझो एनर्जी का बंडल है एक पूरा, उसमें 9 प्रकार की एनर्जी है। हर इंसान के अंदर 9 प्रकार की एनर्जी है, यानी कि 9 ग्रहों की एनर्जी समाई हुई है। अब आदमी को एक तरफ रख दो, अब वास्तु को लेकर के आओ। वास्तु का मतलब क्या है? वास्तु का सिंपल मायने ये है कि आपने घर को स्ट्रक्चरल रूप में ऐसे बनाना है जिसमें हवा का, पानी का, रोशनी का बराबर बराबर स्थान मिल जाए। एक प्रकार से 5 तत्वों का बैलेंस उस घर के अंदर होना चाहिए। अब घर में 4 सदस्य रह रहे हैं, तो उसके व्यक्ति की एनर्जी और उस घर की स्पेसिफिक एनर्जी या तो मैच करेगी या मिसमैच करेगी। अब जिसके साथ मिसमैच कर रही है उसको 10 से 20% प्रॉब्लम आएगी, जिससे मैच नहीं कर रही है उसको प्रॉब्लम आएगी, और जिसे मैच कर गई वो मौजा ही मौजा उसकी, उसको प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं घर में रह करके बड़े एंजॉय करते हैं, और कुछ लोगों को घर में घुसने के बाद ही टेंशन शुरू हो जाती है, और जैसे ही वो बाहर जाते हैं बड़े खुश जाते हैं। घर से बाहर आए, बाहर से जब घर में आएंगे तो बड़े खुश खुश आएंगे, पर 10-15 मिनट बाद उनका किसी ना किसी से झगड़ा आ जाए। तो वो जो चीज है वो क्या हो रहा है, वो वास्तु दोष। तो हर एक के ऊपर थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। पहली बात तो वास्तु का इम्पैक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, ग्रहों का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। ज्योतिष का ही एक पार्ट है वास्तु, ये हमें ध्यान रखना होगा। ज्योतिष का ही एक पार्ट है वास्तु, और हमारी कुंडली ने ही डिसाइड कर देना है कि हमें कैसा घर मिलना है, हमें कैसा वास्तु मिलना है। मैं अक्सर कहता हूं, वैदिक ज्योतिष में जब मैं एक सूत्र करवाता था कि चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी और चौथे भाव में बैठा हुआ ग्रह, ये 3 जने मिलकर के डिसाइड कर देते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कहां पर होगा, किस दिशा में होगा, क्या प्रॉब्लम होगी और क्या नहीं प्रॉब्लम। समझे बात को? ये तो सिर्फ आपको थोड़ा बताने के लिए हमने बता दिया। तो सर जो आपका राखी जी, आपका जो प्रश्न था कि किसके ऊपर क्या असर होगा, अब पता चल गया आपको। हाँ जी, लेकिन सर फिर भी प्रेफरेंस हमें उसकी देनी चाहिए जिसके नाम प्रॉपर्टी बना रहे हैं। अगर हम कैसे मैंने करें? वही कहा, नाम से कोई बहुत बड़ा वो नहीं हो जाने वाला। ठीक है सर। अगर कोई नाम से ही कुछ किसी को सफलता मिलती तो लोगों ने अपने घर के नाम हिंदुस्तान में भगवान के नाम पे रख रखे मैक्सिमम, तो हाँ जी, समझ गए सर, है ना, क्लियर हो तो गया। वहां पर बिल्कुल सुख शांति बनी रहनी चाहिए। ठीक है। तो परंतु ऐसा होता है क्या? नो तो नाम से तो हो गया ना। सर, इसमें डायरेक्शन भी होती है 6th हाउस की कोई? नहीं, अभी आज छठे भाव की डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे हम लोग, अच्छा सर, उससे एक आपने जी आई कंफ्यूजन खड़ा थिंक हो जाएगा। नाम का एक आपने मतलब कहा था पेपर्स पे बिजनेस। नाम किसका रहेगा, जैसे हमारे हेड रहते हैं घर हाँ के। यामिनी जी, वो भी मुखिया। वही बात कर रहे हैं कि पेपर पे नाम किसका रहेगा, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ना। जिसका सिंपल सी, मैं एक आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे लोग अक्सर साउथ डायरेक्शन को बहुत गलत मानते हैं, पर ज्योतिष का नियम कहता है जिसका मंगल अच्छा है उसको साउथ की डायरेक्शन सूट करती है। अब कमाल की बात देखो, जितने भी लोग साउथ दिशा में होंगे, और अगर वो लंबे समय तक रह रहे, लंबे समय का मतलब 2.5 साल से ज्यादा, ये 2.5 साल का दिमाग में रखना, 2.5 साल से जिनको ज्यादा हो गया साउथ फेसिंग मकान में रहते हुए, और उनको तरक्की उन्नति भी मिल रही है, और उधर 4 व्यक्ति रह रहे हैं, तो चारों के मंगल आपको या स्ट्रॉन्ग ही मिलेंगे। अगर चारों में से किसी एक का मंगल स्ट्रॉन्ग है और बाकी 3 के इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है,
जबकि एक चीज मैं बता दूं, परिवार में मंगल सभी का ना लगभग मिलता जुलता सा ही होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी का नीच का आ गया तो दूसरे का एकदम उच्च का आ गया, बापू का नीच का है बेटे का उच्च का है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत ही 19-21 का अंतर पानी दे होता है, दो। तो वो ज्यादा बड़ा हेर फेर वहां पर नहीं होता। तो उस घर में लगभग मंगल मिलते हुए दिखाई देंगे। अगर जिनका मंगल ठीक नहीं है, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि मंगल थोड़े कमजोर आ गए और वो गलती से साउथ फेसिंग मकान में चले गए, उनको भागना पड़ जाएगा छोड़ के। साल 1.5 साल में वो अपना दिमाग लगा लेंगे कि भाग लो छोड़ दो, क्योंकि उनको वो चीज बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है। अब एक्चुअली में हमें ये कहना चाहिए कि मंगल उनके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट दे ही नहीं रहा है। मंगल जब फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा तो कई तरह की पेट से रिलेटेड तकलीफें, बार बार ऑपरेशंस, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स, चोरी की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं, ये उनके घर परिवार में होने लग जाती है। इन्हें बड़ा इवेंट्स माना जाता है। जब ऐसी घटनाएं घर परिवार में होने लगती है तो लोगों का दिमाग जाता है यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया। फिर वो किसी वास्तु शास्त्री को दिखाएंगे, वो बताएंगे कि साउथ फेसिंग ठीक नहीं है, तो वो भाग जाएंगे। सिंपल सी बात है, तो रह ही नहीं पाएंगे। तो जो मकान मालिक के वाला जो कंसेप्ट है उससे मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ। मेरा ये मानना है, अगर आप किसी मकान में साल भर रहते हो तो या तो एनर्जी मैच करेगी या नहीं मैच करेगी। और अगर आप उससे ज्यादा खींच गए हो, खास करके 2.5 साल से ऊपर कर खींच गए हो, तो आप चिंता ना करो, वो एनर्जी मैच ऑटोमेटिक कर रही है। मैंने अक्सर एक कहानी सुनाता हूँ कि हमारे यहाँ लोकल, हमारे यहाँ एमएलए साहब की, तो उनके फादर साहब भी पॉलिटिक्स में थे, तो बहुत पुराने टाइम में वो पॉलिटिक्स में थे और बीजेपी में बहुत बड़े स्तर के ऊपर थे। पर पिताजी के बाद एक बहुत कई सालों का गैप आ गया। एक तो हरियाणा में ही बीजेपी नहीं आई, बीजेपी गायब थी हरियाणा से। तो साहब उन्होंने किसी वास्तु शास्त्री को मकान दिखा दिया। मकान दिखाया तो उन्होंने कहा कि मकान में गड़बड़ है, वास्तु दोष है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं वहां पर खड़ा था इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उन्होंने कहा जी यही वो मकान था जहां हमारे पिताजी मिनिस्टर बने थे, इसी मकान में रह के ही मिनिस्टर बने। आज वो गुड़गांव के एमएलए, बीजेपी लौट के आई है, उन्हें इस बार टिकट मिला, वो इस समय गुड़गांव के एमएलए। तो देखो बात, मकान में क्या हुआ भाई, अब मकान का वास्तु दोष कहाँ गया, सोचने वाली बात है। कभी कभी समय हमारा बहुत अच्छा होता है उस मकान में, फिर एक समय आता है उसी मकान में हमारा मकान में जो है समय लो हो जाता है, तो अचानक से लोगों के दिमाग घूमता है कि इसमें वास्तु दोष है। अब वास्तु शास्त्री को बुलाओगे तो भाई वास्तु दोष तो कुछ ना कुछ तो देखो निकलेगा। ज्योतिषी को बुलाओगे कोई ना कोई ग्रह की बाधा तो निकलेगी, और गलती से तांत्रिक को बुला लिया तो एक आधा भूत प्रेत तुम्हारे बिठा के जाएगा, या तो सीढ़ियों में बिठा जाएगा तुम्हारे, या ओपरी पराई बिठा जाएगा, ठीक है ना। तो भाई कुछ ना कुछ तो वो करके जाएगा, अगर कर लिया तो इस बात को तो मान के चलो। तो सर राखी जी मेरा इस बात से कोई खास सहमति है नहीं। ठीक है सर, सही कह मैं रहे हैं ये आप। मानता जरूर हूँ वास्तु अपनी एक एनर्जी क्रिएट करता है, जैसे ग्रह अपनी एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। वास्तु का अच्छा होना, नियमों के अनुसार होना बहुत अच्छी बात। यस सर। अगर वो नहीं है तो आपने यही पढ़ रहे हो ना, देखो पंचम भाव में मैंने जब करवाया था तो मैंने एक सूत्र बताया था, आपके घर की रोशनी और आपके घर की हवा 5वां भाव दिखाता है। अब जिन मकानों में ये चीज पीड़ित है तो पंचम भाव पीड़ित हो जाएगा। ये सूत्र है, ये साइंटिफिक सूत्र है, क्योंकि पंचम भाव का संबंध आपकी बुद्धि भाव से था। वो बुद्धि जो भविष्य का निर्माण करती है। अब जहाँ हवा पानी ठीक नहीं, मतलब हवा और रोशनी ठीक नहीं होंगे,
उन घरों में काम करके देख लो। अच्छा, एक और मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। कभी आप 5 स्टार होटल में जाकर के काम किया है? कभी एक दिन जाओ, खर्चा करो। मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। कभी जाओ और खर्चा करो, और वहाँ अपने लैपटॉप ले जाओ और काम करो। कभी कुछ काम करने का मन हो ना आपका, कोई नोट्स बनाने हो, कुछ एकांत में जाओ, बैठो वहाँ पर, आप हैरान हो जाओगे वहाँ की एनर्जी आपको कितना सपोर्ट करेगी क्रिएटिव काम करने की। और खास करके वो काम जिसमें आप अमीर बनने की सोच रखते हो, तो वो प्लानिंग वही बनाना 5 स्टार होटल में बैठ के। कभी भी अपने घर के आस पड़ोस के बेकार से पार्क में बैठ करके अमीर बनने की प्लानिंग मत बनाना। बिल्कुल प्लानिंग दिमाग में ही नहीं आएगी, और आएगी तो बकवास प्लानिंग आएगी जो पक्का फेल होएगी। कभी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्लानिंग बना रहे हो, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाना, वहां रहो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन, आने दो वाइब्रेशंस, वो लहर आएगी और तुम्हें रास्ता जरूर बताएगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए स्पिरिचुअल जगहों पर जाओ। ये कंसेप्ट था हमारे वास्तु में एनर्जी का, जिसको बना दिया कहीं का कहीं। सिलेंडर यहाँ रख दो जी, कुर्सी यहाँ रख दो, मेज यहाँ रख दो। वो बेचारे कुर्सी मेज ही बदलते रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। होगा कैसे? कंसेप्ट ही नहीं है। आपकी कुंडली में अगर दशा खराब है, फिर वास्तु ठीक करके अगर एकदम चकाचक हो जाए तो मुझे जरूर कोई ना कोई बताना एग्जाम्पल। मैं जरूर केस स्टडी करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे कामों में बड़ा इंटरेस्ट आता है। और दशा बढ़िया है, उसको बकवास टाइप के ऐसे मकान में भेज दो जहाँ थोड़ा बहुत वास्तु आपको समझ में आता है कि बेकार सा है। आप देखना कितना फर्क पड़ता है। मेरा ये मानना है, जो बच्चा 90% से ऊपर अचीव करता है, मार्क्स लेके आता है, आप उसे फेल नहीं कर सकते। आप उसे 70% तक पहुंचा सकते हो, 60% तक पहुंचा सकते हो, आप फेल नहीं करवा सकते उसे। समझ रहे हो बात को? वास्तु आपकी बढ़ोतरी में और बढ़ोतरी कर सकता है, थोड़ा मददगार हो सकता है, और अगर आप दौड़ रहे हो तो थोड़ी बहुत रुकावट पैदा कर सकता है, पर वो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही जीरो पे लाके टिका दे। जीरो वाला वास्तु जब मिलेगा आपको, जब आपकी कुंडली में ग्रह कहेंगे कि इसको जीरो वाला मकान दे दो। यानी जहां पे वास्तु दोष में जो केस स्टडी होते हैं ना, कि यहाँ इस घर में मर्डर हो गया, इस घर में सुसाइड हो गया, कर लिया फलाने ने, आप देखना उनकी कुंडली को भी देखना, आपको वो इवेंट्स समझ में आ जाएंगे कि ऐसा घर इस आदमी को मिला ही क्यों, ये ही क्यों गया ऐसा। आप कभी उन लोगों की कुंडलियों में देखें जिनके पास बहुत बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बेशक वो रेंटेड हाउस हो, और उनकी किस्मत में है बड़े घरों में रहना। पर कुछ घर ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं पर बहुत सजावट उनकी बड़ी अच्छी होती है। आप घर में प्रवेश करते हो, आप कहते हो अरे वाह कितना बढ़िया डिजाइन से घर सजाया है, आपको बड़ा आकर्षित करता है। इसी प्रकार से हर घर की अपनी एक एनर्जी है, हमें तो सिर्फ इतना देखना होता है वो एनर्जी हमारे कामकाज के साथ फिट बैठती है कि नहीं बैठती। इससे ज्यादा चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तहखाने बनाना व्यापारियों के लिए बहुत जरूरी है, खास करके जिन लोगों के सोने चांदी के काम होते हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट जहाँ पे छुपा के रखने होते हैं, तो वो एक अलग मुद्दा है। पर एक आम आदमी जिसका व्यापार से लेना देना नहीं है, उसको अपने घर में बेसमेंट नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो वहां पर राहु की स्थिति बन जाती है और राहु एक्टिवेट हो जाता है और उसको बजाय फायदे की जगह नुकसान ही करता है। तो वास्तु को भी आप ग्रहों के दृष्टिकोण से समझोगे तो चीजें ज्यादा अच्छी से समझ में आएंगी। क्लियर हुई बात? बहुत सिंपल। सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे आपने हमेशा बताया है कि जब भी कोई मतलब जैसे हमने बताया, जैसे कोई चीज दान करते हैं वो चीज हमें खुद नहीं ग्रहण करनी होती है, तो जैसे जब हम जैसे जिसमें आपने मैंने दान ऐसा नहीं कहा, मैंने किसी एक आधे केस में कहा होगा
कि हाँ। वो खानी नहीं है, उस समय नहीं खानी हाँ। है। एक्चुअली में जो चीज दान करते हो, नहीं तो मन वहीं पड़ा रहेगा। अब मैंने कहा जलेबियां बांट के आओ, अब बंदा जलेबी तो खरीद लाया, अब बाटी उसने कभी नहीं थी, पर उसका मन कर रहा है यार मैं ही खा लूं। तो जैसे सर यहाँ पे चंद्रमा में आपने कहा प्याऊ नहीं खोलना, मतलब दान नहीं करना, तो सर इसके मतलब जैसे कोई है अगर जिसमें सपोज कर लीजिए चंद्रमा ये में होता कि प्याऊ खोलना से अच्छा फल मिलेगा, तो क्या हमें उस केस में लिक्विड बिजनेस नहीं करना चाहिए? लिक्विड बिजनेस का मैटर नहीं है, मुफ्त में बांटने की बात को मना है। ओके। आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं ना, तो उसका पैसा ले रहे हैं, या सिर्फ मुफ्त बांटने की बात को मना किया गया है, पैसा लेके नहीं। लिक्विड चीज मुफ्त में नहीं बांटनी, लिक्विड दवाई मुफ्त में नहीं बांटनी, लिक्विड पानी मुफ्त में नहीं बांटना, सिर्फ उस चीज के लिए मना है। नहीं तो क्या होगा, पैसा नष्ट होगा, मानसिक कष्ट होगा, मामा नष्ट होगा, मामा भी कष्ट में आ जाएगा, तुम्हारा फाइनेंस भी कष्ट में आ जाएगा, झूठे सच्चे आरोप भी लगेंगे, और मेंटल टेंशन दुनिया भर की है। सर ये टॉपिक तो अभी आगे आएगा ना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा हम लोगों के लिए। अरे ये इतनी सब सी टॉपिक बात तो में आगे यामिनी आएगा। जी कहाँ से कंफ्यूजन हो गया बताओ? नो नो नो, गुरुजी आप भी बोलते हो कि बाद में बताऊंगी, तो मैं नहीं ये नहीं, नहीं मैं कह रही। इसीलिए तो आज दृष्टियां नहीं करवा रहा। हाँ जी। तो हाँ गुरुजी विभा जैसे जी। आपने तय खाने का, सॉरी सर बेसमेंट का बताया, आपने बताया कि बिजनेस, जैसे आपने एमएलएज और उनका एग्जांपल दिया मिनिस्ट्री का, बट अगर हम इससे हैप्पीनेस देखें, हर कोई मनी के लिए नहीं देख रहा है, कुछ लोग अपनी शांति के लिए देखते हैं, कुछ लोग किसी की मतलब कैसे सब लोग साथ में रह रहे हैं वास्तु उस लिए भी देखते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी। ये चीज यामिनी जी कुंडली में ही डिसाइड हो जाती है। अगर घर में सॉरी कुंडली के अंदर अगर पितृ दोष होगा तो हार्मनी में प्रॉब्लम होगी। अगर घर में ज्यादा सदस्यों का मंगल बद्ध होगा तो हार्मनी में डिस्टरबेंस पैदा होगी। बहुत सारे ऐसे योग हैं जो हार्मनी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने दो चीजें मुख्य रूप से देखनी है कुंडलियों में, घर में रहने वाले सदस्यों की, एक मंगल बद्ध और एक पितृदोष। ये दोनों मैं आगे बताऊं। ओके।